ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हो आजकल तुम? वेरी गुड। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। कहां तक पढ़ लिया तुमने? है रबी, खरीफ और जायद की फसलें पढ़ी? चलो, तुम्हारा कोर्स जल्दी खत्म करवाता हूं मैं। हैं? चलो, हम यही चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी भावनाओं को देखते हुए। ऑनलाइन वालों, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चलो, ऐसे मोबाइल से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। ये तो लिख लिया अपन ने, परिभाषा। यही बचा था बस जिंदगी में। अच्छा, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऐसा लिखा क्या तुमने? लिख लो, सस्य विज्ञान के जनक पीटर डेक्रेसेंसी। लिख पाओगे? इनका असली नाम था पाइट्रो डेक्रेसेंसी। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? पीटर डेक्रेसेंसी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। तो पहला वर्गीकरण किसके आधार पर हो गया हमारा? ऋतुओं के नाम याद हो गए तुमको? सच बताऊं? वेरी गुड। अब दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे आर्थिक आधार पर। किसके आधार पर बेटा? आर्थिक आधार पर। और आर्थिक आधार पर फसलों को हमने 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 10 भागों में, है ना। जैसे अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, शर्करा वाली फसलें, रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, मसाले वाली फसलें, औषधीय फसलें, रंग वाली फसलें और नशे वाली उद्दीपक फसल, है ना। तो ऐसे 10 भागों में हमने बांटा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज वाली फसलों की। ऐसी फसलें जिनके बीजों में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती। वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी भी पौधे में या किसी भी जंतु में 6 चीजें कॉमन रहती है। सबसे ज्यादा तो क्या रहता है उसके अंदर? पानी। क्या रहता है बेटा? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। कितनी चीजें हो गई अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो किसी भी जीवधारी, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसके अंदर 6 चीजें कॉमन रहती है। पर ऐसे पौधे जिनके बीजों में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता रहती है उनको हम क्या कह देते हैं बेटा? अनाज। जिनके अंदर प्रोटीन की अधिकता रहती है उनको हम क्या कह देते हैं? दलहन। और जिनके अंदर वसा की अधिकता रहती है उनको क्या कह देते हैं? तिलहन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब चने के अंदर भी 60% कार्बोहाइड्रेट है, पर फिर भी जो अनाज वाली फसलें उनके अंदर उससे भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसी फसलें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? अनाज वाली फसलें। और अपन ने वानस्पतिक नाम लिखे कि नहीं अभी? लिखे थे? नहीं लिखे? वो भी दे दूंगा मैं, वो भी लिख लेना, है ना। तो ऐसी फसलें जिनको हम कहते हैं अनाज वाली फसलें, उनमें कौन कौन से आती है? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, काकू, चीना। ऐसी 14 फसलें आएगी। कितनी आएगी? अब यहाँ कितने लिखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। चीना, पेनिकम मिलियासियम। ठीक है।
सेकंड नंबर आता है दलहनी फसलों का। ऐसी फसलें जिनके बीजों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन की भी अधिकता होती है। तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो अनाज वाली फसलें, पर जिनमें दूसरी फसलों से ज्यादा प्रोटीन है उनको क्या कहते हैं बेटा? दलहनी फसलें। इनकी खासियत क्या है? तो इनकी खासियत मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें। कैसे कुल की फसलें बेटा? लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। इनके बीजों में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। और जिनकी जिनकी अपन दाल बना के खाते हैं उन सबको क्या कहते हैं अपन? दलहनी फल। जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, चौला, राजमा, लोबिया, मसूर, और एक कुल्थी है ना, राजस्थान में पुराने जमाने से उगाई जा रही है, जिसका नाम है मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, है ना, जिसको अपन कुड़द कहते हैं। ये भी तिलहनी फसलों में। फिर आता है तिलहनी फसलें। ऐसी फसलें, ऑयल सीड, जिनके बीज में तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? तिलहनी फसलें, है ना। तिलहन शब्द तिल से बना है, मतलब सबसे प्राचीन तिलहनी फसल कौन सी है? तिल। जैसे सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, सरसों, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, अरंडी। इसके अलावा एक ऑयल पाम आता है, ऐसा खजूर जैसा पेड़ आता है, इसको पाम कहते हैं। इसके बीजों से डालडा घी निकलता है, पाम ऑयल जिसको अपन कहते हैं, डालडा, है ना। तो वो ऑयल पाम। अच्छा, कनाडा में सरसों की एक विशेष किस्म पाई जाती है जिसको वो कैनोला कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। वैसे सरसों में इरूसिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, 37 से 57% तक। पर उन्होंने देखा कि ये जो इरूसिक अम्ल है ये हृदय रोगियों के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की सरसों बनाई जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया, जिसमें इरूसिक अम्ल की मात्रा 2% से भी कम थी। उसको कैनोला के नाम से जाना गया। तो कैनोला मतलब कैनेडियन सरसों, है ना। फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी तैयार करी, उसको नाम दिया इंडोला। कनाडा की कैनोला, इंडिया की इंडोला। तो कैनोला किस प्रकार की फसल है? तिलहनी फसल है। रामतिल, नाइजर किस प्रकार की फसल है? तिलहनी फसल। और आगे चले, देखो यही सब नाम लिखे हूं। अब सोयाबीन का केस ऐसा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल को भारत में दलहन के रूप में नहीं उगाया जाता है, तो क्या उत्तर लगाना है? वही लोग आके पूछते हैं कि किस फसल को दलहन और तिलहन दोनों में उगाया जाता है, तो भी क्या उत्तर बताना है? सोयाबीन। वो जो पूछे जिसका उत्तर क्या बताना है? वो पूछे टेटिकम एस्टिवम किसका नाम है, ये नहीं बताना है, इसमें गेहूं बताना है। फिर आता है शर्करा वाली फसलें जिनसे शक्कर बनती है। तो गन्ना, चुकंदर को तो अपन सब जानते हैं, है ना। ज्वार की भी कुछ मीठी किस्में आती हैं, जैसे SSV 53, 84 और 96, वो अपन ज्वार में पढ़ेंगे, मीठी किस्में। इसके अलावा शुगर पाम, तो ऐसे ही खजूर जैसा पेड़ आता है, पाम ट्री, उसके बीजों के अंदर से ऐसा एक पदार्थ निकलता है, इसको जब प्रेस करते हैं तो इसमें रस निकलता है, और फिर इसको गर्म करते हैं तो उससे शक्कर और गुड़ बनाया जा सकता है। पुराने जमाने में अपन कहते हैं ताड़ का गुड़, वो इसी का बनता है, शुगर पाम से, ठीक है। फिर बात आती है रेशे वाली फसलों की। इनसे रेशा प्राप्त होता है। तो रेशे वाली कुछ फसलों को तो हम जानते हैं, पर कुछ एक का तो अपन ने आज तक नाम भी नहीं सुना। कभी गलती से वो एग्जाम में आ गई तो अपन बेरू बन जाएंगे। तो अपने देखना है कि कपास है, जूट है, सनई है, मेस्टा है, पटसन है, ये तो नॉर्मल फसल है। इसके अलावा केले से भी रेशा प्राप्त होता है, बांस से भी होता है, पाइनएप्पल से भी होता है ना। और जो गिलगी आती है ना, चिकनी तुरई, ये वाली जिसकी सब्जी बनाते हैं अपन, ये जब सूख जाती है तो इसके अंदर भी ऐसा गुच्छा निकलता है, रेशे। अंग्रेज लोग इसको पानी में डुबा के साबुन लगा के नहाते थे। इसका नाम ल्यूफा सिलेंड्रिका, तो इसको क्या कह दिया? ल्यूफा, है ना। अब आजकल तो नाइलॉन का आता है नहाने के लिए घिसने वाला, देखा? गांव में बर्तन मांज लेती है भाइयों से। बर्तन मांजने का अलग आता है, नहाने का महंगा आता है थोड़ा, है ना। उसको भी ल्यूफा कहते हैं। चलो, इसके अलावा कुछ एक फसलें हैं जैसे रेमी और रोजेल, सीसेल, इनका नाम ही नहीं सुना अपन ने, है ना। पर अपने को याद रखना है कि सीसेल, रेमी और रोजेल किस प्रकार की फसलें हैं। ये BHU की प्री PG में पूछा है कि रेमी और रोजेल किस वर्ग में आती है। अब जो पढ़ेगा उसको तो याद आ जाएगा, रेशे वाली, जिसने कभी नाम ही नहीं सुना उसके लिए तो क्वेश्चन आउट ऑफ वर्ल्ड पहुंच गया हो। चारे वाली फसलें, चारा मतलब पशुओं का भोजन। कई लोग सोचते हैं चारा मतलब घास, जो पशुओं को दे दिया वो क्या हो गया? चारा। अपन ने पशुओं को मूंगफली खिलाई तो वो भी क्या है? चारा है। अपन ने पशु को रोटी खिला दी
तो वो भी क्या है? चारा। पशुओं का भोजन क्या कहलाता है? चारा। जैसे बरसीम, रिजका, जई, हाथी घास, कुछ लोग मक्का चरी, ज्वार चरी खिलाते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान में गवार भी खिला देते हैं, और लोबिया यानी चौले को भी पशु भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मसाले वाली फसल, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? कौन कौन रोटी बनाता है खुद से? तुम खाना नहीं बनाते हो? हाँ, खुद ही बनाया करो, कहाँ इधर उधर का खाना खाते हो? एक टाइम बनाओ, 2 टाइम खाओ। स्टूडेंट लाइफ का वही तो मजा, ये सब चीजें मिस करने वाले हो तुम जिंदगी में। जो अपने हाथ का खाना है वो अपने हाथ का खाना है। हल्दी मिर्ची, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन है। क्या नहीं? टूटी नहीं मतलब कड़क हो गई। रोटी बनाने के लिए आटे को ज्यादा गीला पानी में डालना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेट देम सोक इनटू वाटर, है ना। उसको आटे को थोड़ा समय देना पड़ता है, 5-10 मिनट, ताकि वो पानी को अच्छे से अवशोषित कर ले, है ना। आटा कड़क नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए, है। तो बाटी वाला आटा बनाया होगा, उस आटे में ही दरारें पड़ रही होगी, फिर तो वो तो मामला, रोटी नहीं बनेगी, फिर तो वो वही केचम केच वाली रोटी बनेगी, फ्रिस्बी। रोटी बनाना तो कला है। हाँ, मुझसे बेहतर तुम नहीं बना सकते। मैं उस रोटी को रख के और वही हाथ से नहीं पलटता हूँ उसको, वो बेलन से ही घूमती रहती। हाँ, कई बार बनाता हूँ मैं तो, मेरी होटल में बना देता हूँ, शेफ नहीं रहता। वहाँ 30 रुपए की एक रोटी मिलती है। वो तो 30 तो मैंने कम करवाई, पहले 50 की थी। मैंने कहा किसी को खाने तो दो कम से खाने, बेटे डाइट खराब हो जाए। डाइट नहीं, पेट खराब हो जाए उनका बिल देख के। चलो चले आगे। फिर आती है रंग वाली फसलें। इनसे रंग प्राप्त होता है ना, जैसे नील, इसके पुष्पों से रंग, ये नील वाली फसल है, इसके फूल से रंग प्राप्त होता है, नीले रंग। एक कुसुम होता है, कुसुम जो फसल है, इसके भी पुष्पों से चटकीला लाल रंग प्राप्त होता है ना। ये तिलहनी फसल भी है और रंग वाली भी। अब यहाँ देखो, कुछ एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे कोई पूछे रेशे वाली तिलहनी फसल कौन सी? अलसी। रेशा भी प्राप्त होता है, तेल भी प्राप्त होता है। कोई पूछे रंग वाली तिलहनी फसल कौन सी है? कुसुम। जो जलेबी का मीठा पीला रंग आता है ना, वो इसी के पुष्पों से बनता है ना। फिर आती है औषधि फसल, बाबा रामदेव स्पेशल, है ना। तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, इसबगोल, सर्पगंधा, और भी पता नहीं क्या क्या, तुम सब जानते हो, है ना। और आखिरी में आती है नशे वाली फसलें, तुम्हारी स्पेशलिस्ट। चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, धतूरा, भांग, है ना। वो गांजा इसलिए नहीं लिखा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गांजा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना। उसको इंडिया में कोई मान्यता नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये जो नशे वाली फसलें, इनको नशा क्यों कहा गया? क्योंकि मानवीय उपापचयी क्रियाओं की दर को या तो बढ़ा देती है या तो कम कर देती। या तो आदमी सुपरमैन बन जाता है, या तो फिर, हाँ, वो मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर दुनिया भले चाहे कुछ भी हो जाए, जो हो रहा है वो होने तो, है ना। तो कुछ हाइपर एक्टिव करते हैं, कुछ सीडेटिव होते हैं, मतलब शांत, है ना? तो वैसे तो इनका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, पर तंबाकू कौन सी औषधि, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू की खपत होती है चीन में, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक तंबाकू खपत होती थी जर्मनी में, है ना। भारत में कोई पूछे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली फसल कौन सी है? राजस्व सबसे ज्यादा किससे आता है? फसलों में तंबाकू। बाकी फसलें राजस्व थोड़ी देती है, अफीम और ये देती है तंबाकू, है ना। तो अभी अल्ट्रा लग्जरी गुड्स जीएसटी कम ज्यादा करा ना, तो तंबाकू उत्पादों पे 60% जीएसटी, पहले 40 था, अब 60 करने की तैयारी में है सरकार।
तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है, कंपनी आईटीसी, नाम सुना तुमने? इंडियन टबेको कंपनी। जीएसटी की जगह गेट आ गया। ये तो ये भी कंप्यूटर भी है ना, आदमी की बात ही नहीं सुनता, बताओ। 40 कर दिया है ना, सुपर लग्जरी गुड्स। 28 से बढ़ा के 40 कर दिया। चलो, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली फसल कौन सी है? तंबाकू। चलो, अब ये ऐसा थोड़ी बताऊं मैं तुमको कि तंबाकू में निकोटीन होता है, चाय में कैफीन टेनिन होता है, और कॉफी में कैफीन होता है, अफीम में मॉर्फिन और कोडीन होता है। ऐसा तो जानते हो कि नहीं तुम? नहीं जानते हो? वाह, है ना। क्या, क्यों जानना है? सुपरवाइजर पूरी तनख्वाह चली जाएगी। चलो, अगला वर्गीकरण है कुलों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अब कुल तो बहुत सारे हैं, जैसे कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिनियस जिसका नाम है, उस वैज्ञानिक ने फसलों का वर्गीकरण दिया और उसने 7 आधार दिए। कितने आधार दिए बेटा? 7 आधार। उसने कहा कि सबसे नीचे वाला जो वर्ग आता है उसको कहते हैं जाति, फिर आता है वंश, फिर आता है कुल, फिर आता है गण, फिर आता है वर्ग, फिर आता है संघ, और फिर आता है जगत। है ना। जैसे मान लो किसी फसल का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम तो क्या है? उसका वंश है, और एस्टिवम क्या है? उसकी जाति। जैसे ट्रिटिकम ड्यूरम भी गेहूं है, उसकी जाति अलग है। ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोएट्स, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ऐसी 28 प्रजातियां हैं जो ट्रिटिकम के वंश में आती है। तो ऐसे ही एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश आ सकते हैं। जैसे गेहूं भी ग्रेमिनी में आता है और धान भी ग्रेमिनी में। तो अपन कौन सा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? कुलों के आधार पर, जिसमें हम 13 कुल पढ़ेंगे। सबसे पहला कुल है ग्रेमिनी या पोएसी, जिसको हम घास कुल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घास कुल। अब घास कुल की कुछ विशेषताएं हैं, बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो ये जितनी भी फसलें होती है घास कुल में या पोएसी में, ये सब एक बीज पत्री होती। कैसी होती है बेटा? एक बीज पत्री। देखो, अगर किसी कुल की एक फसल एक बीज पत्री है, तो वो पूरा का पूरा कुल ही कैसा होगा? क्योंकि यहां आपने पता चलेगा कि वो एक बीज पत्री है कि द्विबीजपत्री, इससे भी ऊपर। दूसरा, इसकी पत्तियां सकरी होती है। कैसी होती है बेटा? सकरी पत्तियां होने के कारण इसमें आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई। सभी पोएसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें रेशेदार होती है। जड़ कैसी होगी बेटा? रेशेदार। और सबसे ज्यादा इनमें कल्ले फूटते हैं। कल्ले समझते हो? एक ही बीज से बहुत सारे इंडिविजुअल तने निकलना क्या कहलाता है? कल्ले फूटना। जैसे गेहूं का अगर एक बीज लगाते हैं तो 15 से 20 डंडियां निकलती है ना। जैसे मान लो अपन बांस, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ही पौधा लगाते हैं, कितने सारे हो जाते हैं? 150 200। तो बाकी के सब क्या कहलाते हैं? कल्ले फूटना। तो कल्ले फूटना किसका गुण है बेटा? ग्रेमिनी कुल की फसलों का। पर मक्का में कल्ले नहीं फूटते। ये अपने ध्यान रखना है कि मक्का में नहीं फूटते, मक्का अपवाद है। हाँ, गेहूं में फूटते हैं, धान में फूटते हैं, गन्ने में भी फूट जाते हैं, पर मक्का में नहीं फूटते। मक्का आजकल कोई वैरायटी अभी डेवलप कर रहे हैं जिनमें फूट रहे हैं, बाकी तो नेचुरली पुराने जमाने का प्रश्न। अब सभी अनाज वाली फसलों में वही सेम सिस्टम है। अच्छा, कोई आपसे पूछे ग्रेमिनी कुल की समस्या क्या है? प्रमुख समस्या। जब हवा चलती है तो ये फसलें लेट जाती है। इसको क्या कहते हैं? लॉजिंग की समस्या या गिरने की समस्या पाई जाती है। कौन सी समस्या पाई जाती है बेटा? गिरने की समस्या, है ना।
अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती है? तो जो अनाजों में आती है वही ग्रेमिनी में आती है। इसके अलावा गन्ना, बांस और सभी प्रकार की घास। गाजर घास घास नहीं है ना, वो अपन ने उसको जबरदस्ती घास के रखा। सभी घास, जैसे अंजन घास, नेपियर घास, गुआना घास, सूडान घास, मक्खन घास, करनाल घास, सब जहां भी घास लिखा वो मतलब ये है कि साइंस की नजर में गेहूं भी घास है और गन्ना भी घास है और बांस भी एक प्रकार की घास है, क्योंकि इस कुल का नाम ही क्या है? घास कुल। दूसरा कुल आता है लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, है ना। इसमें तीन उपकुल आते हैं, पेप्लियोनेसी, सिसल पिनोइडी, माइमोसाई, है ना। ये बहुत बड़ा कुल है। अब इसकी विशेषता ग्रेमिनी के विपरीत है। अगर ग्रेमिनी एक बीजपत्री है तो लेग्यूमिनेसी कैसी हो जाएगी बेटा? द्विबीजपत्री। अगर ग्रेमिनी की पत्तियां संकरी है तो लेग्यूमिनेसी की कैसी हो जाएगी? चौड़ी पत्तियां। मतलब इन फसलों में 2,4-D का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। उसकी जड़ें अगर रेशेदार है तो इनकी जड़ें कैसी हो जाएगी? मूसला जड़ हो जाएगी। उसमें और क्या था? कल्ले फूटते हैं, है ना। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कौन से कुल के पौधों में होता है? कौन से पौधे में नहीं होता है? राजमा में नहीं होता है। पर मान लो तीनों उदाहरण गेहूं, धान, मक्का लिखा हो, निम्न में से कौन सा पौधा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? गेहूं, धान, मक्का, राजमा। तब क्या उत्तर लगाना है? क्योंकि राइजोबियम फेसियोलाई राजमा में पाया जाता है, पर वो 2-5 किलो नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कह दिया ये तो किसी काम का ही नहीं। चलो, अब इसकी समस्या क्या है बताओ? जब भी तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो इनमें शैटरिंग हो जाती है। शैटरिंग मतलब क्या होता है बेटा? फलियां चटकना। मूंग उड़द को खेत में रख सकते हैं क्या? तड़ जाते हैं, पट पट आवाज आती है ना। तो ये अगर टाइम से इनमें नमी की मात्रा कम रह गई या इनकी कटाई अपन ने रीपर से करने की कोशिश की, क्या होगा? फलियां चटक जाती है। इसको क्या कहते हैं? शटरिंग। तो शटरिंग की समस्या वाला कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेस। अब इसमें सारी दलहनी फसलें तो अपन रख देंगे एक साथ। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मोट, मसूर, चौला, राजमा, लोबिया, कुल्थी, सब। इसके अलावा दो तिलहनी फसलें रखेंगे, सोयाबीन और मूंगफली। कौन सी रखेंगे बेटा? सोयाबीन और मूंगफली। इसके अलावा रिज का बरसीम, है ना। इसके अलावा ग्वार लोबिया, है ना। इसके अलावा मेथी, और भी बहुत सारी फसलें आती है। ये बहुत बड़ा कुल है ना। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में इसके एग्जाम्पल अपने को याद करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? सभी दलहनी फसलें, फिर मूंगफली और सोयाबीन, दो तिलहनी हो गई, दो चारे वाली रिज का बरसीम हो गई, फिर दो और एक्स्ट्रा जोड़ दो, खरी खाद वाली सनई और ढेंचा, ग्वार, है ना। तो ऐसे एक 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 बढ़ाते जाओ, याद होता जाए। एक साथ 20 उदाहरण याद नहीं होंगे, धीरे धीरे एक आध रोज याद करो। ये भी लेग्यूमिनेसी। फिर अब छोटे छोटे कुल आते हैं, जैसे सोलेनेसी कुल, है ना। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, अश्वगंधा, धतूरा, तंबाकू। फिर आता है मालवेसी कुल, कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन, है ना। अब जूट को पुराने जमाने में टीलियसी में रखा जाता था, नए जमाने में किस में रख दिया बेटा? मालवेसी। इस बात का अपने ध्यान रख कि अगर एग्जाम्पल में मालवेसी दिखे ही नहीं तो फिर जूट को कहां रख सकते हैं? टीलियसी। अब तो हटा दिया क्लियरली। कंपोजिटी में सनफ्लावर, सेफ्लावर, मैरीगोल्ड, नाइजर, है ना। सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा और रामतेल। ये कौन सी फसल है? और ये कुसुम, वो सूरज। रामतिल का फोटो ही नहीं डाला यार। चलो, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी को गोभी वर्गीय या सरसों वर्गीय कह सकते। तो सभी प्रकार की सरसों, काली, पीली, भूरी, देसी, विदेशी, राई, राया, राहड़ा, कैनोला, सब। इसके अलावा गोभी वर्गीय, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल स्प्राउट, केल, ये सब काय में आ जाएंगे? क्रूसीफेरी में। और मूली, सलजम एक्स्ट्रा। ठीक है। फिर आता चीनोपोडियस, इसको अमरंथेसी भी कहते हैं। चुकंदर, पालक और बथुआ का कुल है। किसका किसका है बेटा? चुकंदर, पालक, बथुआ। ऐसे इनको रटना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं बनती, है ना। फिर अम्बेली फेरिया एपीएसी, इसको कहते हैं बीजीय मसालों का कुल। क्या कहते हैं? जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी। मेथी नहीं आएगा, मेथी कहाँ आएगा? सीधे लेग्यूमिनेस। ये ध्यान रखना है ना। 5 मसाले जिसमें से 4 का कुल क्या है? मेथी की जगह आएगा गाजर। गाजर का कुल क्या है? अम्बेली। फिर आता है पेडालियसी। एक ही उदाहरण तिल पर जेई टीम पूछा हुआ है ना। टिलियसी में पहले जूट फालसा आता था, अब अकेला कौन आता है? फालसा। और लिनियसी में लिनसीड, अलसी। नेक्स्ट,
अगला वर्गीकरण विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। ये राजस्थान में कहीं किसी बुक में भी मिलना मुश्किल है ना, ध्यान रखना है, पर ये है वर्गीकरण। जैसे नकदी फसल है ना, तो नकदी फसलों में 4 फसलों के नाम तो अपन ने पढ़ लिए, पर ये होता क्या है ये नहीं पढ़ा, है ना। जैसे अपन ने पढ़ा कि कपास, गन्ना, आलू, तंबाकू नकदी फसलें, पर नकदी फसल कहते किसको ये नहीं बताते। ऐसी फसलें जिनको बाजार में सीधे बेचा जा सकता, जैसे फसल कटाई करी अपन ने, काट के मंडी में ले जाकर बेच दो। तो ऐसी सभी फसलें जिन्हें बिना कटाई उपरांत क्रिया के, बिना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के मार्केट में ले जाकर बेचा जा सकता है, किसान इनके भंडारण में कोई रुचि नहीं रखता है, बेच देता। जैसे गेहूं है, कटाई करी और बेची आओ, नहीं बेच सकते, थ्रेशर में डालना पड़ेगा। तो थ्रेशर क्या है, कटाई उपरांत क्रिया। तो ऐसी फसलें जिनको सीधे, जैसे फल सब्जी लग रहे, तोड़ो और बेच आओ, गन्ना है काटा और कपास है इधर चुनाई की और उधर बेच दिया। तो ऐसी फसलें जिनको तुरंत कैश में बदला जा सकता है उनको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, है ना। तो ऐसी सभी फसलें जिनको बिना कटाई उपरांत क्रिया, मतलब कटाई के बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी भंडारण क्षमता भी कम होती है। मान लो अपन ने गन्ना कटाई करा, घर लिया है, तो एक तो पहली बात घर में इतनी जगह नहीं है, दूसरा वो रोज सूखेगा, वजन कम होता जाएगा, है ना, खराब होता जाएगा, इसलिए इनको तुरंत बेच दिया जाता है। तो इसके उदाहरण भी वही है, देखो क्या क्या है, 4 तो अपने उसमें ही है कोर्स में, कपास, गन्ना, आलू, तंबाकू, है ना। इसके अलावा सभी प्रकार के फल और सब्जियां, चाय, कॉफी, रबर, नारियल, कोको, बेबीकॉर्न, मशरूम, ये सब। फिर आकस्मिक फसल या ग्राह्य फसल, आपदा फसल, इसको कहते हैं कैच क्रॉप। क्या कहते हैं बेटा, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप कब कहा जाएगा, मान लो किसी किसान ने एक फसल लगाई, क्या लगाया, उसने पहले ही फिक्स कर लिया कि 1 जुलाई को सोयाबीन लगा दूंगा, 1 नवंबर को गेहूं लगा दूंगा और 1 अप्रैल के दिन मूंग लगा दूंगा, उसका मामला फिक्स है। उसने बेचारे ने 1 जुलाई के दिन सोयाबीन लगा दिया और 15 अगस्त के दिन सोयाबीन आजाद हो गया, इतनी बारिश हुई कि फसल नष्ट हो गई। अब उसका तो नुकसान हो गया, सोयाबीन खराब हो गई। तो उसको क्या करना है कि ये जो थोड़ा सा समय बचा है, यहाँ एक छोटी अवधि की फसल लगाना है। क्या लगाना है बेटा, उस फसल को अपन कहेंगे कैश क्रॉप। तो यदि किसी कारणवश हमारी मुख्य फसल नष्ट हो जाए और आने वाली फसल में समय बाकी रहे, तो उस फसल को क्या कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है नुकसान की भरपाई। जैसे मूंग, उड़द या लाई, लाई मतलब पशुओं को खिलाने के लिए सरसों लगा, है ना। इसकी मुख्य खासियत यह है कि फसल कैसी होना चाहिए, छोटी अवधि। फिर होता मृदा आरक्षक फसल, ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को कम करती है, दलहनी फसलें, है ना। मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को बढ़ा देती है ना। अरंडी इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि 12वीं की किताब में पहले चैप्टर में अरंडी को मिट्टी का कटाव रोकने वाली झाड़ी लिखा हुआ है ना, इसलिए यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो कोई पूछे मृदा क्षरण को बढ़ावा कौन देता, मक्का, कपास, तंबाकू, अरहर, ज्वार, बाजरा, तिल, ये ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी के कटाव को और बढ़ा देती है। फिर फंदा या पास फसल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैप क्रॉप। क्या कहते हैं बेटा, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का मतलब होता है जाल, किसी को उल्लू बनाना, किसी को उलझा देना, फंसा देना, है ना। तो प्रश्न आता है कि मुख्य फसल के कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली फसल को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फंदा फसलें या पास फसल। जैसे मान लो कि हरे राम काका ने 100 एकड़ का कपास लगाया, तो उन्होंने घनश्याम से पूछा कि मैं कपास लगा दूं, घनश्याम ने कहा हाँ लगा दो, पर उसके चारों तरफ 4 लाइन भिंडी लगा देना। अब घनश्याम की बात तो मानना ही पड़ेगी, तो हरेराम काका ने कपास लगाया, 4 लाइन क्या लगा दी, भिंडी। जब 2 महीने बाद हरेराम काका ने खेत में देखा कि लाल कीट लग गया है, तो उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि अगर 1 एकड़ में एक स्प्रे का खर्चा 1000 है, तो 100 एकड़ में 1 लाख, और 5 स्प्रे करेंगे तो घर बैठे खर्चा आया। उन्होंने घनश्याम को फोन लगाया, क्या करे, बोले अभी रुको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो सारा लाल कीट कहाँ चले गया, भिंडी पे, क्योंकि भिंडी ज्यादा फेवरेट है। फिर एक राउंड मारना मोटरसाइकिल पे बैठ के, बस दवाई की टंकी लेके। तो एक बहुत बड़ी जगह के कीटों को एक बहुत छोटी जगह में बुलाने के लिए, जहां से उनका नियंत्रण आसानी से किया जा सके, जो फसल लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन,
पंदा या पास फसल, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी लगाना। ये किसको आकर्षित करता है बेटा? लाल कीट, रेड बग ऑफ कॉटन। ऐसा कीड़ा जो रस चूसते चूसते रेशे का कलर भी लाल कर देता है, इसको कहते हैं स्टेनिंग की समस्या। है ना, स्टेनिंग की समस्या किसके कारण होती है? लाल कीट के कारण। दूसरा, चने में अरहर लगाना, है ना। ये चने की सूंडी हेलिकोवर्पा के लिए किया जाता है, यह लिखा है पर तुमको दिखेगा नहीं। अब एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर अरहर तो खरीफ की फसल है और चना तो रबी की फसल है, कैसे लगाएंगे? अरहर 6-8 महीने तक खड़ी रहती है। मतलब ऐसी फसल जिसकी बुआई खरीफ में और कटाई रबी में की जाती है, वो फसल कौन सी है? अरहर है ना, याद रखना। उसकी अवधि बहुत ज्यादा होती। पत्ता गोभी में सरसों लगाना, ये जो पत्ता गोभी में कीड़ा लगता है ना, डायमंड बैक मॉथ, डीबीएम, उसके लिए। और टमाटर में गेंदा लगाना, ये किसके लिए बेटा? नेमेटोड्स के लिए। तो मुख्य फसल के कीटों को आकर्षित करने वाली फसल क्या कहलाती है? फंदा या पास फसल, है ना, बुलाती है मगर जाने का, वही फसल है। आगे सूचक फसल, इसको कहते हैं इंडिकेटर क्रॉप। क्या कहते हैं बेटा? इंडिकेटर क्रॉप या इंडिकेटर प्लांट्स, है ना। ऐसे पौधे जो पानी और पोषक तत्व की कमी के लक्षणों को दूसरे पौधों से शीघ्रता से प्रदर्शित कर देते हैं, जल्दी बता देते हैं। जैसे मान लो अपन ने किसी खेत में सोयाबीन लगाया और पानी की कमी रह गई। सोयाबीन में लक्षण प्रकट बहुत देर से होते हैं, बताता ही नहीं कमी रह गई। अब किसान भी मस्त, पौधा मुरझाएगा तो सिंचाई करेंगे, बाद में उसको जब सोयाबीन काट के थ्रेसर में डालता है, दो दो चार चार दाने थ्रेसर में निकलते, तब समझ में आता है पानी की। काश वो बोल पाता, पास में से नहर जा रही है, नदी जा रही है, पानी देने में क्या ही जा रहा था। पर सूरजमुखी ऐसा है कि पानी तो कल खत्म होगा, ये आज ही टाइम बोल जाएगी, है ना। दोपहर में तेज धूप पड़ी, तो अपने क्या करना, सोयाबीन के खेत में दो चार सूरजमुखी लगाना है, जब जब सूरजमुखी लक्षण प्रकट, है ना। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर पानी की कमी या पोषक तत्वों की कमी के लक्षण शीघ्रता से दिख जाए। जैसे अपन ने कहीं धान का पौधा लगाया, खेरा रोग हो गया, अपन क्या कहेंगे? खेत में जिंक की कमी है। फूल गोभी लगाया, मोलिब्डेनम की कमी से क्या हो गया? व्हिपटेल। तो ये फसलें शरीर क्रियात्मक विकारों के माध्यम से कमी के लक्षणों को प्रकट करती है। यहाँ बहुत सारी लिख रखे, देखो। आलू के लिए नाइट्रोजन के लिए फूल गोभी, फास्फोरस के लिए सरसों, पोटेशियम के लिए आलू, चुकंदर, सोडियम के लिए, कॉपर के लिए गेहूं, जिंक के लिए धान, आयरन के लिए ज्वार, सल्फर के लिए राया, ये भी सरसों ही है। बोरॉन के लिए सूरजमुखी, मोलिब्डेनम के लिए बरसीम, और धान भी हो सकता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी फसल जो एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस के नहीं लेता हूं मैं, जिंक ले लेता हूं, के लिए सूचक पौधे का काम करती है। ये डबल एओ में पूछा हुआ प्रश्न है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और जिंक का सूचक पौधा है। वो आदमी कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एक का एक ही पढ़ रखा है, तीन का एक तो पढ़ ही नहीं रखा है। तो इस हिसाब से अपने को ये भी कवर करना। अगली फसल कौन सी है बेटा? शिकारी फसल या प्रे फसल। जनरली क्या होता है, खरपतवार वानस्पतिक वृद्धि करके प्रतियोगिता करते हैं, पानी ले लेते हैं, पोषक तत्व ले लेते हैं, और हमारी फसलों को जीने नहीं देते। अब मान लो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो इन खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर खेत को खरपतवार मुक्त करना है तो बरसीम लगा लो, ये उनके भी पिताजी है। ये बहुत जल्दी उगेगी, इधर उधर कोनी मार मूर के सब खरपतवार निपटा देती, भौतिक प्रतियोगिता करती है, उनको जगह ही नहीं देती, उनको पुष्पन अवस्था तक पहुंचने नहीं देती। तो ऐसी फसल जो खरपतवारों का ही शिकार कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? शिकारी फसल। उदाहरण क्या है? बरसी। खुराक क्या है? ना भी फसलें। जैसे अगर खेत शहर के पास हो तो सब्जियां उगाना चाहिए, अगर चिप्स फैक्ट्री के पास हो तो आलू उगाना चाहिए, टमाटर की फैक्ट्री सॉस बनाने की तो टमाटर लगा, शुगर मिल पास में है तो गन्ना लगाना चाहिए। तो जिस फसल से किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, किसी एक विशेष क्षेत्र पर अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको वहां लगाना क्या कहलाता है? नाभि फसल। इतना ही लिख लोगे आज, कि और आगे बढ़ाऊं? तुम सोच लो, कितनी स्लाइड हो? एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो एक एक दो दो लाइन है। 14 15 16 17 18 19 20, फिर तुमको घर भी जाना रहेगा ना? नहीं जाना? जाओ जाओ, अपने घर जाना चाहिए क्या? अभी तो रोटी भी तो बनाना है। आराम से बैठो, खूब लिखो। बारिश की संभावना है। ये लिखा रेन वार्निंग।